ये होता है प्रिज्म बाबू। थोड़ा सा गंदा हो गया है। ये क्या है? प्रिज्म। तो सबसे पहले समझो कि प्रिज्म में सतह कितनी होती है। इसमें पूछे कि पृष्ठ कितने होते हैं, तब पृष्ठ टोटल 5 होते हैं। देखो, 1 2 3, 3 आयताकार पृष्ठ है और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ है। तो प्रिज्म में जो अपवर्तन होगा बाबू वो इसके ये आयताकार पृष्ठों से होगा, अर्थात प्रकाश की किरणें इधर से भेजेंगे तो इधर निकलेगा, या इधर से भेजेंगे इधर निकलेगा, इधर से भेजेंगे इधर निकलेगा। तो ये इसका मतलब इसमें अपवर्तन जो होगा इन कौन पृष्ठों से? आयताकार पृष्ठों से। तो इस आयताकार पृष्ठ को जैसे ऐसे यदि रख दिए तो नीचे वाला आयताकार पृष्ठ उसका आधार हो गया। क्या हो गया? और ये दोनों जो अपवर्तक पृष्ठ है ना, ये जो आयताकार पृष्ठ है इसको हम इसका कैसा पृष्ठ कहेंगे? अपवर्तक पृष्ठ। इसका मतलब कुल मिलाकर ये तीनों अपवर्तक पृष्ठ है, क्योंकि घुमा देंगे तो ये हो जाएगा। तो कोई भी दो अपवर्तक पृष्ठ जो है वो एक एंगल से झुका हुआ है, नहीं झुका हुआ है। ये और ये देखो, दोनों अपवर्तक पृष्ठ के बीच एक एंगल बन रहा है। इस कोण को हम लोग कहते हैं अपवर्तक कोण, या इसी को कहते हैं प्रिज्म कोण। कौन कोण? तो प्रिज्म कोण की परिभाषा दे दोगे, क्या कहेंगे? हाँ, प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तक सतहों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। समझ में आई बात? इसे हम लोग कैपिटल ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ठीक ना? कौन कौन को, है ना? तो प्रिज्म के यदि दिखाएंगे तब प्रिज्म यदि देखो, मूल रूप से तो प्रिज्म तुम देख रहे हो कि ये इस तरीके से होता है और ये ऐसे, और समझो तो इस तरीके से का प्रिज्म होता है, नहीं होता है। आगे से दिखाएंगे तो ऐसा ही दिखाएंगे। लेकिन हम जब ये कैसे आकृति है, 2D को हम 3D में दिखा रहे हैं, 3D आकृति को हम किसमें? 2D में दिखाना चाह रहे हैं। तो यदि 3D आकृति को 2D में दिखाएंगे तो इस तरीके से। लेकिन यदि कल्पना करो कि इस प्रिज्म का तुम सोचो एकदम इसके जो अपवर्तक सतह के एकदम पतले काट को काटे, तो ये इसका कहलाएगा प्रिज्म का अनुदैर्ध्य काट। कैसा काट? तब प्रिज्म का अनुदैर्ध्य काट कैसा होगा? तो त्रिभुजाकार दिखेगा। तब प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को यदि सामने से देखेंगे, ऐसे दिख रहा है, तो सामने से देखेंगे तो प्रिज्म को हमको कैसा दिखेगा? एक ट्रायंगल की तरह दिखेगा, नहीं दिखेगा? तो इसीलिए प्रिज्म को जब हम बनाते हैं बाबू, तो प्रिज्म को हम कैसी स्थिति से दिखाते हैं? हाँ, हम केवल और केवल यहां दिखाते हैं बाबू एक ट्रायंगल की स्थिति में। यह प्रिज्म का कैसा है? यह अनुदैर्ध्य काट है। सामने से देखेंगे तो प्रिज्म ऐसा दिखाई देता है। तो प्रिज्म में जब प्रकाश की किरण को यदि हम गुजारते हैं बाबू, किसके किरण को? जैसे एक प्रकाश की किरण को ऐसे गुजारे, देख रहे हो, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, देखो जाना तो ऐसे चाहिए बिल्कुल, ये अपने सीधा दिशा में। लेकिन तुम सोचो कि यहां पर ये विरल माध्यम है और अंदर कैसा माध्यम है, क्योंकि कांच का बना हुआ है। तो इस सतह पर यदि अभिलंब डालेंगे तो ऐसे डलाएगा, बोलते नहीं हो? ताभिलंब रूल क्या कहता है? जबकि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के अभिलंब के पास आएगी, तो जो ये ऐसे जाना था ये थोड़ा सा विचलित होकर ऐसे चली जाएगी। जाना चाहिए था ऐसे। इस लाइन को समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा सा विचलित हो गई, अब विचलित होकर फिर एक सतह पर आई। अब तुम सोचो, इस सतह पर तुम देखोगे तो फिर अब प्रकाश की किरणें सघन से, तो इस सतह के सामने ये यदि हम अभिलंब डाल दिए, क्या? चलो, ये बाबू यदि हमने क्या डाल दिया? अभिलंब, दिख रहा है? तो ये यदि अभिलंब डाल दिया तो किरणें तो बिल्कुल ऐसे जानी चाहिए थी। लेकिन रूल क्या कहता है? जब सघन से विरल में जाएगा
अभिलंब से, तो ये इधर की ओर मुड़ेगा कि नीचे की ओर मुड़ेगा? तो इसीलिए प्रकाश की किरणें याद रखना कि जब प्रिज्म से गुजरती है तो किधर की ओर विचलित होती है? आधार की ओर, क्योंकि प्रिज्म में कितने बार अपवर्तन होता है? 2 बार। ये सीधे किरणें जा रही थी जो यहाँ बिजली की तरफ थोड़ा सा मुड़ेगी और यहाँ पर फिर और मुड़ जाएगी। अरे समझ रहे हो कि नहीं? तो प्रिज्म से कितने बार अपवर्तन होता है? 2 बार। पहली स्थिति में प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के पास आती है। दूसरी स्थिति में प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाती है अभिलंब से। क्लियर है मेरी बात कि कोई दिक्कत? तो देखो, अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस पे बात कर रहा हूं कि ये क्या था, एक बताओ क्या था? प्रिज्म। प्रिज्म से देखो तो एक किरणों को मैंने, एक किरण को इस तरीके से गुजारा, तुम जानते हो क्या होगा? तुम जानते हो कि ये जाना चाहिए था ऐसे सीधे, नहीं जाना चाहिए? तो जाना चाहिए तो इसको सीधे इस तरीके से नहीं, लेकिन ये क्या करेगा? अपना पथ बदल कर ऐसा करेगा, अपना पथ थोड़ा सा विचलित करेगा, किया, और तुम जानते हो कि फिर इस स्थान पर फिर अपना विचलन करेगा। किधर की ओर? हम अभिलंब की ओर नहीं दिखा रहे हैं अभी। तो देखो, एक किरण कहलाएगी आपतित किरण। कौन किरण? प्रकाश से आपतित हो रही है। जो इससे निकल रही है इस किरण को कहेंगे निर्गत किरण। कौन किरण? तो आपतित प्रकाश को जो हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं बाबू, ध्यान देना, आपतित प्रकाश को अपनी दिशा में जो हम आगे की ओर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। और निर्गत किरण को पीछे की ओर यदि हम बढ़ा दें, दिख रहा है, तो ये एक कोण बनेगा। इस कोण को हम लोग स्मॉल डेल्टा से सूचित करते हैं और इस कोण का नाम होता है विचलन कोण। कौन कोण? विचलन कोण। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यदि तुमको कह दे कि किसी प्रिज्म से अपवर्तन को दिखाइए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म से अपवर्तन का स्पष्ट किरण आरेख खींचे, तो ऐसा ही खींचना पड़ेगा। और बेहतर होगा तो यहाँ पर आप क्या अभिलंब दिखा दीजिए, यहाँ भी क्या दिखा दीजिए? अभिलंब। नहीं समझे? तब प्रिज्म से अपवर्तन का तुम चित्र बना दोगे, बिल्कुल आसान सा काम। हमने क्या कहा कि एक क्या बनाओगे? पहले तुम एक तुम प्रिज्म बनाओगे, प्रिज्म से प्रकाश की किरण को क्या करोगे? इस तरह से गुजारोगे और इस ये जाएगा तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे? विचलन दिखाएंगे। फिर ये समझो इधर की ओर जाएगा और यहाँ पर तुम समझो पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ एक कोण बन जाएगा। तो ये हो गया कौन कौन? विचलन कोण। तब प्रिज्म से अपवर्तन का चित्र तुम बना दोगे कि कोई दिक्कत है? प्रिज्म क्या है? तो एक प्रिज्म एक प्रकाशिक माध्यम है। कितने पृष्ठों से? 5 पृष्ठों से बना होता है। इसकी खासियत होता है कि श्वेत प्रकाश को विभिन्न 7 रंगों में बांट होता है। यदि इसके एक ओर से श्वेत प्रकाश देना, जैसे धूप आ रहा है ना, वहां पर इसको रखोगे तो इससे जो निकलेगी प्रकाश की किरणें वो कितने रंगों में? 7 रंगों में बढ़ जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो प्रिज्म क्या है? हो गया। प्रिज्म का आप प्रिज्म कोण बता दोगे कि प्रिज्म के अपवर्तक सतहों से घिरे बने कोण को कौन कौन है? उसका अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या अपवर्तक पृष्ठ बता दोगे कि प्रिज्म के आयताकार पृष्ठ को कौन पृष्ठ? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, क्योंकि इसी से प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है ना? और फिर तुम विचलन कोण किसको बताओगे? तो कहेंगे जब प्रिज्म से होकर प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है, जब प्रिज्म से होकर प्रकाश की किरण को, तो आपतित प्रकाश को काल्पनिक रूप से आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक कोण बनता है। इस कोण को ही कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? क्या हमने बोला कि जब प्रिज्म से होकर प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो आपतित प्रकाश को काल्पनिक रूप से और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक कोण बनता है। इस कोण को ही क्या कहते हैं? विचलन कोण को किससे सूचित करते हैं? किससे? और याद रखना, अलग अलग रंगों के लिए विचलन भी अलग अलग होता है। और आगे चलकर भी तुम 10th क्लास में हो तो तुमको इसको ज्यादा नहीं महत्व है, बहुत ज्यादा नहीं, केवल विचलन कोण का डेफिनेशन यहां जानना है। लेकिन जब तुम 12th क्लास का ऑप्टिक्स पढ़ोगे तब विचलन कोण से संबंधित बहुत सारे थ्योरम
वहां वर्ण विक्षेपण क्षमता की स्थिति जब निकालते हैं तो वहां इसकी जरूरत पड़ती है। कौन कौन की? विचलन को वहां। अब देखो, कल्पना करो कि तुमको कहीं पर लिख दिया डेल आर, तो डेल आर का मतलब समझो आर फॉर रेड, मैंने लाल रंग के लिए विचलन कौन है, ये विचलन है। यदि कहीं लिख दिया डेल वाई, तो कौन रंग के लिए? क्या इतनी बातें तुम्हारी क्लियर है कि कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, यदि हम प्रिज्म लें तभी तक जो प्रकाश हम गुजार रहे थे बउआ वो एक वर्णी प्रकाश था। एक वर्णी का मतलब कोई एक रंग का था, लाल था तो लाल, हरा था तो हरा। अब हम क्या कर रहे हैं कि यदि प्रिज्म से हम कैसे प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को गुजार दे बउआ। कौन प्रकाश को? ये हरा नहीं है बउआ, एक्चुअल में कैसा है? श्वेत ले लें। हाँ, तो हम बता रहे थे बाबू तुमको प्रिज्म से कौन? वर्ण विक्षेपण। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि वर्ण मतलब क्या होता है। तो वर्ण का मतलब होता है रंग। अब विक्षेपण का मतलब क्या करना? बांटना। इसका मतलब ये वो प्रक्रम है जिसमें तो जो श्वेत प्रकाश होता है ना बाबू, जैसे ये श्वेत प्रकाश या अभी जो बाहर है ना, श्वेत प्रकाश, इसको हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश को क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश। और ये इसमें कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग। तो श्वेत प्रकाश 7 रंग के होते हैं। इसे कई तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया। जैसे एक थे न्यूटन। न्यूटन एक न्यूटन चक्र बनाया था। न्यूटन चक्र क्या था कि एक गोल डिस्क लिया था। इस डिस्क को कुल कितने रंगों में? 7 रंगों में स्पेक्ट्रम के आकार में ही, माने बैजानी है इनाला, बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल, इसी रूप में उसको क्या किया? 7 रंग को अलग अलग 7 रंगों से रंगा। इसको तेजी से क्या किया? तो ये रंगीन न दिखकर श्वेत दिखा, है ना, जिससे उन्होंने बताया कि श्वेत रंग 7 रंगों का मिश्रण होता है। लेकिन इसका सबसे बेहतर जो तरीका जिससे देखा गया वो है किससे? प्रिज्म से। हुआ क्या, ध्यान देना कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को लेकर क्या किया गया? गुजारा गया। कौन प्रकाश को? हाँ, तो प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारा गया तो यहां वर्ण विक्षेपण की घटना हुई। किधर की ओर विचलित होते हुए? हम इसको सब एक ही रंग से दिखा रहे हैं बउआ, एक्चुअल में कुल कितने रंग हैं? 7। आधार की ओर विचलित हुआ, फिर तुम समझो यहां भी आधार की ओर विचलित होगा ना, क्योंकि तुम पढ़े कि अपवर्तन कितने स्थानों पर। तो ये जो 7 रंग थे, ये 7 रंग नीचे से देखेंगे तो था बैगनी, फिर था जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना। तो कुल कितने रंगों में? 7 रंगों में बटा हुआ था। कौन बट गया? श्वेत प्रकाश। किधर की ओर विचलित होते हुए? आधार की ओर विचलित होते हुए, है ना। तो इस घटना को ही कहा गया वर्ण विक्षेपण। तब वर्ण विक्षेपण किसको कहेंगे? तो कहेंगे जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर तो वो आधार की ओर विचलित होते हुए, किसकी ओर विचलित होते हुए? भिन्न भिन्न कितने रंगों में? भिन्न भिन्न 7 रंगों में बंट जाता है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। याद हुई बात? फिर से बोल रहे हैं कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह आधार की ओर विचलित होते हुए भिन्न भिन्न 7 रंगों में बट जाता है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। अब देखो, तो वर्ण विक्षेपण में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चित्र बना दोगे, खाली चित्र बनाने में ये त्रुटि नहीं रखना कि श्वेत प्रकाश को ऐसे ले गए प्रिज्म के पास और यहां पर काम उल्टा कर दिए। उल्टा करने का मतलब ये है कि कुछ बच्चा गलती देखो कहां करता है कि ये प्रिज्म बनाया, श्वेत प्रकाश को ऐसे लाया,
इसको ऊपर की ओर ले जाएगा ऐसे या फिर यहां से बांटेगा के रंग में, तो एक्चुअल में आप रूल के खिलाफ जा रहे हो। थोड़ा विक्षेपण होना चाहिए किसकी दिशा में, नीचे की दिशा में, समझ रहे हो ना। यहाँ भी नीचे की, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे फिगर बनाने के समय। तो वर्ण विक्षेपण में किसी को दिक्कत है? वर्ण विक्षेपण के बाद हमें पढ़ना है वर्णपट। क्या पढ़ना है? वर्णपट को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? तो ये क्या है? तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वो भिन्न भिन्न 7 रंगों में बढ़ जाता है। किधर विचलित होते हुए? आधार की ओर विचलित होते हुए। जिससे यदि यहाँ पर यदि पर्दा रख दें, क्या रख दें, तब पर्दा पर कितने रंगों की पट्टी दिखाई देगी? 7 रंगों की पट्टी दिखाई देगी, जिसे ही हम क्या कहते हैं बाबू? वर्णपट या स्पेक्ट्रम। क्या मेरी बात समझ में आई है कि किसको कहेंगे वर्णपट या स्पेक्ट्रम? तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो आधार की ओर विचलित होते हुए भिन्न भिन्न 7 रंगों में, जिससे पर्दे पर 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम। क्लियर है मेरी बात? ये भी तुम आगे चलकर पढ़ोगे कि स्पेक्ट्रम भी होता है वास्तविक स्पेक्ट्रम और काल्पनिक स्पेक्ट्रम। एक स्पेक्ट्रम इधर से इधर भी दिखता है, अभी तुम नहीं जानोगे। एक स्पेक्ट्रम इधर से भी देखते हैं तो उधर दिखता है। लेकिन अभी उस बारे में तुम्हें पढ़ना नहीं है, 12th में पढ़ना है बाबू। तो स्पेक्ट्रम वर्ण विक्षेपण में कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, इन अलग अलग रंगों का विचलन भी अलग अलग होता है बाबू। इनका विचलन अलग अलग होने, इन रंगों, अब तुमसे कहोगे कि प्रकाश को ये अलग अलग बंटने का कारण क्या है? प्रकाश क्यों अलग अलग रंगों में क्या हुआ, बट गया? तो सीधी सी बात है, भिन्न भिन्न रंगों का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है ना। और तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होने के कारण क्या होता है कि तरंग दैर्ध्य के कारण क्या होता है कि उसकी विचलन भी भिन्न भिन्न हो जाता है। तो किसी का कम विचलन होता है, किसी का ज्यादा। वो नेक्स्ट क्लास में तुमको उस बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी जो जाने ये जानो कि अलग अलग रंगों का अलग अलग तरंग जो दैर्ध्य होता है, और तरंग दैर्ध्य पर एक प्रकीर्णन की घटना निर्भर करती है। प्रकीर्णन किसको कहते हैं? देखो, तुमने पढ़ा था कि जब किसी सतह से प्रकाश की किरणें टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं, क्या कहते हैं इसको? लेकिन ध्यान देना, प्रकीर्णन का मतलब क्या है? यदि ये कोई कण है बाबू, प्रकाश की किरणें इस पर क्या हुई, पड़ी, किस पर? इस कण पर। अब प्रकाश की किरणें इस पर पड़कर वो विभिन्न दिशाओं में क्या हो गई, फैल गई। कौन? प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में क्या हो गई? तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। मैंने प्रकाश का प्रकीर्णन का सीधी परिभाषा देंगे कि किसी कण से टकराकर प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में फैल जाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। याद हुई बात? क्या बोले? किसी कण से टकराकर प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में फैल जाने की घटना को प्रकाश का, समझ में आई बात? तो तुम प्रकीर्णन की घटना आराम से देखोगे, कहीं धूल कण जब किसी छिद्र से गुजरती है तो वहां पर देखो धूल कण उसमें नजर आते हैं टिंडल प्रभाव के कारण। वो पढ़ोगे टिंडल प्रभाव, तो ऐसे 9th क्लास में तुम टिंडल प्रभाव पढ़ा होगा, पोलाइट जब पढ़ते थे तब। तो उसमें जो टिंडल प्रभाव जो दिखता है उसका मूल कारण क्या है? प्रकाश का क्या होना, प्रकीर्णन ही होना। तब प्रकाश का तुम बताओ कि प्रकाश का प्रकीर्णन यदि ज्यादा होगा तो प्रकाश ज्यादा दूर तक पहुंच पाएगा कि कम दूर तक? विचार करो। अरे कल्पना करो, यहाँ बहुत सारे कण हैं, प्रकाश की किरणें उससे टकरा रही है, और टकरा कर वो क्या हो जा रही है, फैल जा रही है। तो तुम बताओ कि जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा वो ज्यादा फैलेगा, और जिसका प्रकीर्णन कम होगा उस समझो कम टकरा कर फैलेगा। तो दूर तक कौन जाएगा? जिसका प्रकीर्णन कम होगा। नजदीक ही कौन रह जाएगा? जिसका प्रकीर्णन, है ना। जैसे तुम देखोगे एक लाल और एक ब्लू रंग के बल्ब को जला दो, तो नजदीक से तुम देखोगे ना, तो तुमको लाल से ज्यादा चहकदार दिखता है कौन? ब्लू ही। सुंदर लगता है,
लेकिन तुम उन दोनों बल्ब को जलाकर दूर जाकर देखो, तो दूर से देखोगे तो लाल वाला उसी तरह लाल दिखता रहेगा लगभग, और जो कौन है ब्लू है वो देखेगा एकदम लगता है मरकुटा है, मिल मिला आ रहा है हल्का हल्का। कारण क्या है? लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है और बैगनी नीले रंग का प्रकीर्णन, नीचे से देखो सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है बैगनी नीले रंग का, और सबसे कम प्रकीर्णन, समझ गए हो? जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा, उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तो तुम बताओ, तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णित प्रकाश कौन? सबसे ज्यादा प्रकीर्णित प्रकाश जिसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, बताओ? बैगनी नीला। और सबसे कम प्रकीर्णित प्रकाश लाल। इसीलिए किसी चीज का सिग्नल किस रंग का बनाया जाता है? लाल रंग के। क्यों? हाँ, जैसे कहता है खतरे का निशान किस रंग का? देखिए ऊपर जब लाइट जलाते हैं तो खतरा डेंजर दिखाते हैं लाल रंग से। कोई भी सिग्नल जनरली ज्यादातर किस रंग का? लाल रंग के दिखे। लाल रंग का खासियत क्या है कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, जिस कारण से दूर से ही वो क्या होता है, दिखाई दे सकता है। अब नीला का बना देगा तो क्या होगा? दूर से दिखे भी नहीं करेगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? कोई परेशानी है इसमें? अब इससे रिलेटेड कुछ वैज्ञानिक कारण आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो सीधा तो जानते हो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, लेकिन समझना आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो कल्पना करो ये आकाश है, सूरज तो इससे ऊपर है, आकाश में वायुमंडल, हम कहाँ हैं? पृथ्वी पर। तो सूरज से जो आने वाली प्रकाश है, जैसे जनरली जो तुमको ऊपर लाइट दिखाई दे रहा है किसके प्रकाश के कारण? सूरज के प्रकाश के कारण। तो सूरज के प्रकाश जो आती है उसको वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। वायुमंडल में मौजूद कौन? धूल कण प्रकाश का क्या करेंगे? प्रकीर्णन करेंगे। अभी पढ़े थे, किसी कण से टकराकर प्रकाश का क्या होगा? प्रकीर्णन। तब वायुमंडल में जो धूल कण, जो कण मौजूद हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे कि नहीं? अब प्रकीर्णन करेंगे तो तुम बताओ कि जिस रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, बैगनी नीला नहीं, तो जिस रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होगा वो आकाश में ज्यादा मात्रा में रह जाएगा, फैल जाएगा। नहीं समझे? तब तो चूंकि नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है इसलिए आकाश में ज्यादा दूर ज्यादा फैल जाता है बैगनी नीला। इसीलिए जब हम कहां से? पृथ्वी से देखते हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। मेरी बात समझे? मैंने जो कहा उसको फिर से समझिएगा कि यदि आपसे पूछे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों, यदि ऑब्जेक्टिव है तो सीधे लिखेंगे प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के किसके कारण। यदि आपसे कैसा क्वेश्चन, हाँ सब्जेक्टिव पूछा है, तो वहां इस बात को लिखेंगे कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। किससे होकर गुजरना पड़ता है? वायुमंडल में मौजूद धूल कण प्रकाश का क्या करते हैं? प्रकीर्णन करते हैं। वायुमंडल में मौजूद धूल कण प्रकाश का, चूंकि सबसे अधिक प्रकीर्णित प्रकाश बैगनी नीला है, इसलिए आकाश में ज्यादा दूरी तक कौन फैल जाता है? बैगनी नीला। तो आकाश में कौन रंग फैल गया? बैगनी नीला। तब पृथ्वी पर से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा? क्या मेरी बात समझ में आई? तो क्या लिखेगा, समझ गए कि सूर्य से आने वाली प्रकाश को वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। वायुमंडल में मौजूद धूल कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। चूंकि अधिक प्रकीर्णित प्रकाश बैगनी नीला है, जिस कारण से आकाश में अधिक मात्रा में बैगनी नीला रंग बिखर जाता है। फलतः पृथ्वी पर से आकाश देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है, हल्के नीले रंग का दिखाई देता है, एकदम ब्लू नहीं दिखता है ना? क्योंकि उस समय जो बैगनी, जामुनी, नीला सबका हल्का हल्का प्रकीर्णित है ना? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, नहीं देख लो अकस्मा तुम लोग, वैसे कहा ऊपर चढ़ जाओ, ठीक ना? सीढ़ी देवाते हैं ऊपर क्या कर जाओ, चढ़ जाओ। अभी के मौसम में ही तो ऊपर चढ़े में आनंद आ जाएगा। और भी खाली पैर
चप्पल पहने नहीं, नहीं फिर तो चलिए यहां तक क्लियर है बाबू। अब अगले की ओर बढ़ते हैं। आपसे कोई पूछता है कि सुबह और शाम के समय सूर्य देखो तो क्षैतिज स्थिति में लाल रंग का दिखाई देता है, ये उसी को कहते हैं रक्ताभ दिखता है। रक्ताभ मने रक्त की तरह किस रंग का, लाल रंग का दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है जबकि दोपहर में नहीं दिखाई देता है? तो देखो, तुम यदि तुम्हारी पृथ्वी ऐसी है तो तुम सोचो कि जो गति पथ होता है बाबू वो दीर्घवृत्तीय होता है, तुम पहले पढ़े हो। जो ग्रहों की गति होती है वो कैसी होती है, दीर्घवृत्तीय। छोटा कहीं का दीर्घवृत्तीय बना रहे हैं, चलो ऐसे, ठीक ना। तो देखो मान ले जाए यहां पर, तुम मान लेते हैं तो दोपहरी इस स्थिति में होती है। आज सुबह शाम के समय सूर्य की दूरी इस प्रकार होती है। तो फिर वही बात लिखेंगे कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। वायुमंडल में मौजूद धूलकण प्रकाश का क्या करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चूंकि सुबह और शाम के समय सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण उसका प्रकीर्णन भी कम होगा कि ज्यादा होगा। सोचो, जैसे प्रकीर्णन है सब क्या है, समझो टकराव है। तो तुम समझो एक तरह से छोटी सी बात समझो, तुम मेला में जा रहे हो, तब कम दूरी जाएगा तो ज्यादा टकराएगा कि दूर तक जाएगा तब लोगों में ज्यादा टकराएगा, समझ रहे हो। तो जब अधिक दूरी तय कर रहा है तो टक्कर ज्यादा होगी। टक्कर ज्यादा होने का मतलब प्रकीर्णन क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ रहे हो कि नहीं। कब, सुबह और शाम के समय। और दोपहर के समय क्या होगा, कम सूर्य के प्रकाश को दूरी तय करनी पड़ती है तो प्रकीर्णन भी। तो होता क्या है कि जब सूर्य के प्रकाश को कब सुबह और शाम के समय अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण उसका प्रकीर्णन भी अधिक होता है, जिस कारण जो अधिक प्रकीर्णित प्रकाश है वो ज्यादातर ऊपर ही रह जाता है। और जो कम प्रकीर्णित प्रकाश है कौन, याद करो सबसे कम प्रकीर्णित प्रकाश कौन, तो उसका प्रकीर्णन कम हुआ है तो हमारी आंखों तक वो कम पहुंचेगा कि ज्यादा, ज्यादा पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं। इस कारण से सुबह और शाम के समय हम तक ज्यादा मात्रा में लाल प्रकाश पहुंच पाता है। तो वो तो रूल है कि जो पहुंचेगा उसी रंग का दिखेगा। इस कारण से सूर्य सुबह और शाम के समय कैसा दिखता है। जबकि दोपहर के समय क्या होता है कि कम दूरी होने के कारण प्रकीर्णन होने के बावजूद अधिकांश प्रकाश की किरणें पर्याप्त मात्रा में हम तक पहुंच पाती है, जिस कारण से वो दोपहर के समय भी देखोगे तो एकदम उजला नहीं दिखता है, हल्का पीला दिखता है। हल्का तो प्रकीर्णन तो हुआ ही ना है ऐसा, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में हमारी आंखों तक प्रकाश पहुंच पाता है सभी, जिस कारण से उस समय रक्तताप दिखाई नहीं देता है। तो लिखेंगे कैसे, जो समझे। इस समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, हैं कि सुबह शाम के समय प्रकीर्णन ज्यादा होगा, तब प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो हम तक कौन प्रकाश ज्यादा पहुंचेगा, जिसका प्रकीर्णन कम होगा। और रूल कहता है कि किसी से वही जो प्रकाश पहुंचेगा वो उसी रंग का दिखाई देगा। नहीं समझे। तो फिर से मैं समझा रहा हूं कि सूर्य के प्रकाश के किरणों को, है ना, वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। वायुमंडल में मौजूद धूल कण उसका क्या करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। सुबह और शाम के समय चूंकि सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण उसका प्रकीर्णन भी अधिक होता है, जिससे कम प्रकीर्णित प्रकाश जो कौन था, लाल, हम तक अधिक मात्रा में पहुंच पाता है, क्योंकि अधिक प्रकीर्णित प्रकाश तो ऊपर ही ज्यादा रह जाएगा। फलतः सुबह और शाम के समय सूर्य क्षितिज कैसे रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का। दोपहर की बात बताएं, दोपहर में क्या होता है कि दूरी थोड़ी सी कम जाती है, तब प्रकीर्णन होने के बावजूद हमारी आंखों तक पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकाश पहुंच पाते हैं, इसलिए वो लाल दिखाई। लेकिन ये तो क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं, क्वेश्चन केवल यही पूछा था कि सुबह और शाम के समय लाल लाल क्यों दिखाई देता है, तो उतने लिख के छोड़ देंगे। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्या जो समझ गया ना। फिर से लास्ट बार में बता रहा हूँ कि सूर्य के प्रकाश के किरणों को वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। वायुमंडल में मौजूद धूल कण प्रकाश का, है ना, चूंकि सुबह और शाम के समय सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण उसका प्रकीर्णन भी, जिससे कम प्रकीर्णित प्रकाश लाल हम तक अधिक मात्रा में पहुंच पाता है। फलतः
सूरज जो है किस रंग का, हल्के लाल रंग का दिखाई देता है ना। देखते हो सुबह भी लालिमा लिए उगता है और शाम को भी लालिमा लिए उगता है। नहीं, क्लियर है मेरी बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, अब इसके बाद आपको थोड़ा सा समझना है वर्णों को। वर्णों को क्या, वर्ण में हम लोग पहले समझेंगे कौन वर्ण, प्राथमिक वर्ण, फिर समझेंगे कौन वर्ण, द्वितीयक वर्ण, और फिर हम लोग समझेंगे पूरक वर्ण। समझ में आई बात? चलो, ये क्या है जो जरा थोड़ा सा समझिएगा। प्राथमिक वर्ण क्या है? तो प्राथमिक वर्ण वो वर्ण है जिससे हम सभी वर्ण बने हुए हैं बाबू। माने मूल वर्ण कितने हैं, 3 ही हैं। कितने हैं? 3। ये 3 कौन कौन है? लाल, हरा, नीला। समझ में आई बात? लाल हरा, तो लाल हरा नीला को कौन वर्ण कहते हैं? प्राथमिक वर्ण। कौन वर्ण? आइन में देखो, लाल और हरा को मिलाएंगे तो एक वर्ण और बन जाएगा, हरा और नीला को मिलाएंगे तो एक वर्ण और बन जाएगा, और नीला और लाल को मिला देंगे तो एक वर्ण और बन जाएगा। तो इन तीनों वर्णों को कहते हैं द्वितीयक वर्ण। कौन वर्ण? द्वितीयक वर्ण किसको कहेंगे? समझ गया कि दो प्राथमिक वर्णों को मिलाने से बना वर्ण। वर्ण मने समझ रहे हो ना, वर्ण मने वो नहीं कि हिंदी व्याकरण, वर्ण मने क्या? रंग, कलर, है ना। तो जिन दो कहेंगे दो प्राथमिक वर्णों को मिलाने से जो बना वर्ण होता है, कौन वर्ण कहलाता है? द्वितीयक वर्ण। क्लियर है मेरी बात?